हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसको रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स के, लेकिन उससे पहले आपके जो कुछ टॉपिक्स थे जो 11th क्लास में आए थे, तो 11th क्लास की बुक का ही आपका पहला चैप्टर है सेट, ठीक है, समुच्चय। तो उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द जो यहाँ पर आने वाले हैं इस चैप्टर में हमको यूज़ करने हैं, उससे पहले आपको ये सब याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये थोड़ा बहुत इसका रिवाइज करवा देता हूँ कि सेट क्या था। तो सेट का मतलब होता है समुच्चय, अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉन एज सेट, ठीक है। सुपरिभाषित वस्तुओं या आंकड़ों का जो समूह है वही समुच्चय कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तुओं का कह दो या फिर कोई भी चीज़ ले लिया या नंबर्स ले लिया हमने मैथमेटिक्स के, किसी का भी हमने यदि ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया, लेकिन उस समूह की शर्त क्या है, उसकी कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्त कुछ यूँ है कि वो परिभाषित होना चाहिए, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमने जिस ग्रुप के अंदर जिन जिन को भी शामिल किया है, हम एक साथ एक ही लाइन में अगर उनकी परिभाषा दे पा रहे हैं, अगर उनकी डेफिनेशन दे पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं मैथ्स में कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यदि सिर्फ मैं कहता हूँ कि संख्याओं का समुच्चय, तो अब संख्याओं का समुच्चय यानी मतलब सेट ऑफ नंबर्स बोलने में ऐसा लगता है कि मतलब कौन से नंबर्स लिखने चाहिए हमको। अब इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं, हर प्रकार के नंबर्स होते हैं। अब इनमें हमें कौन से नंबर्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। प्राकृत संख्याओं से मतलब है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो इन नेचुरल नंबर्स का अगर मैं एक सेट लेना चाहूँ तो मैं कौन से नंबर्स लूँगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का मतलब ऐसा है, काउंटेबल नंबर्स से मतलब है, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर्स के बारे में आप अब तक अच्छे से जान ही चुके होंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि समूह या फिर सेट की बात करते हैं हम, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम उसको सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब इसमें समुच्चय के कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ और टाइप्स भी हैं, लेकिन हमने उनको नहीं लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट टाइप है एक एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इसका मतलब ही एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसमें कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अब जब कुछ है ही नहीं तो फिर कैसा समूह और कैसा समुच्चय। लेकिन फिर भी हमने इसको एक सिंबल दे रखा है कि अगर कोई सेट एम्प्टी सेट है, तो हम जैसे कोई सेट ए है और सेट ए क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो उसका सिंबल हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ओनली ये कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि यदि हम किसी भी सेट को लिखते हैं, ठीक है, किसी भी समुच्चय को लिखते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम ब्रैकेट सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट और फिर हमारे जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ये हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट्स का ही यूज़ करना होगा। अब देखिए, मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ तो किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ हमने खाली स्थान छोड़ दिया है। अब खाली छोड़ दिया, उसी को तो हम रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं रखना है। हाँ, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट, नल मतलब भी कुछ भी नहीं, ठीक है, और उसका हम फाई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब या तो फाई लिख दो या फिर ओनली कर्ली ब्रैकेट्स बना दो ओपन, ये हम नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये गलती कर देते हैं कि इसको ये समझ बैठते हैं कि हम कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाएंगे और हम बीच में फाई भी बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब तो इसके अंदर ये नल सेट हुआ ही नहीं, ये एम्प्टी सेट हुआ ही नहीं। इस सेट के अंदर तो एक एलिमेंट आ गया और वो एलिमेंट कौन सा है, फाई। तो एक भी एलिमेंट ना हो उसी को तो हम एम्प्टी सेट कहते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में अगर कुछ भी यदि आ जाता है, एक डॉट भी क्यों ना आ जाए, तो वो डॉट भी हमारे एक सेट का एलिमेंट है, तो उसको फिर हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब यही है कि यदि कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं
तो उनके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और यदि आपको फाई लिखना है तो सिर्फ हम फाई लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। तो हम एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन इन दोनों से तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका दूसरा टाइप जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है सार्वत्रिक समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होने वाला है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर, मतलब हम जिस क्वेश्चन में चर्चा कर रहे हैं वो सारे सेट जो हैं अगर उसके अंदर समाहित हैं, यानी सारे सेट ओवरऑल उसी के अंदर हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे सेट्स ले लेता हूँ, जैसे कि इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सम संख्याओं का समुच्चय, 2, 4, 6, 8, ऐसे मैंने सम संख्याओं का ये 4 तक समुच्चय ले लिया, सेट ले लिया। और मैं दूसरा सेट ले लेता हूँ जिसमें ऑड नंबर्स ले लेते हैं, 1, 3, 5 एंड 7, ये ऑड नंबर्स ले लिए। तो मुझे बताओ कि ये दोनों सेट क्या मेरे नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है? नेचुरल नंबर्स का हिस्सा है, प्राकृत संख्याओं का हिस्सा है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब उसके अंदर ओवरऑल जितनी भी इवन नंबर्स हैं और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सब आ गए, ठीक है, प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में। तो हमारे ए और बी कहाँ बिलोंग करते हैं? ए एंड बी बिलोंग्स टू एन। यहाँ कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ए और बी का मतलब है ये हमारे ए सेट और ये हमारा सेट बी, मतलब कि सेट ए और सेट बी पूरा का पूरा किसके अंदर मौजूद है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो देन सेट ए एंड सेट बी बिलोंग्स टू, वैसे हम किसी एलिमेंट के लिए लगाते हैं तो यहाँ पर हमको सही सिंबल यूज़ करना चाहिए हमको, सबसेट, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी एक सेट हैं, ठीक है। अभी मैं सबसेट के बारे में भी, इसके बाद हमारे पास सबसेट ही है, उप समुच्चय जिसको कहते हैं। तो मतलब जब हम किसी समुच्चय को बताते हैं कि भाई ये सेट ही उस सेट का हिस्सा है, क्योंकि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर भी एक सेट है। तो फिर एक सेट के अंदर अगर दूसरा सेट पूरी तरह से है तो फिर हम वहाँ पर हम सिंबल यूज़ करते हैं सबसेट। ये हम सी की तरह, सी का थोड़ा सा हम इसे लंबा बना देते हैं, जो सी की तरह हम ये जो सिंबल बनाते हैं उसी को हम कहते हैं सबसेट का सिंबल। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि ए एंड बी इज अ सबसेट ऑफ एन, ठीक है। सबसेट ऑफ एन का मतलब क्या है कि ए, सेट ए और सेट बी पूरा का पूरा किसके अंदर समाहित है? नेचुरल नंबर के अंदर, ठीक है। चाहे आप इवन नंबर्स लो या फिर ऑड नंबर का सेट लो, इवन और ऑड नंबर सारे ही नंबर हमारे किसके अंदर हैं? नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपका, यहाँ आपका यूनिवर्सल सेट कौन कहलाएगा? यहाँ हमारा नेचुरल नंबर जो है, क्योंकि बड़ा है, ठीक है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? बड़ा, सार्वत्रिक, जिसके अंदर सब कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों सेट जो हमारे पूछे गए हैं हमें, ए और सेट बी, ये दोनों हमारे किसके अंदर अवेलेबल हैं? ये हमारे अवेलेबल हैं नेचुरल नंबर के अंदर। तो यहाँ इस जो क्वेश्चन अभी हमने जो चर्चा करी उसमें हमारा सबसे बड़ा सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर, जिसके अंदर ये दोनों सेट अवेलेबल हैं। तो ये जो सेट एन है वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये सिंबल जो यूज़ करते हैं हम, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? सबसेट के लिए। तो जो छोटे सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं, और जो सबसेट जिस बड़े सेट के अंदर अवेलेबल होते हैं वो बड़ा वाला सेट जो है वो हमारा वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। देन यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी दोनों छोटे छोटे सेट है जो पूरी तरह से इसके अंदर है, तो ये दोनों हमारे सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी हमारे सबसेट हैं, और नेचुरल नंबर एन जो है वो हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या यूनिवर्सल सेट है और क्या सबसेट है। अब हम बात करते हैं पावर सेट की, ठीक है। पावर सेट क्या है? घात समुच्चय। अब नाम देखकर ऐसा लग रहा है कि घात समुच्चय, तो यहाँ कोई घात नहीं लग जाने वाली है, मतलब पावर नहीं लग जाने वाली है यहाँ पर किसी नंबर पर। यहाँ पावर सेट का मतलब होता है कि जिस कोई हमने समुच्चय ले लिया, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेट ले लेते हैं, छोटा सा सेट लेते हैं जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है, 1 एंड 2। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा हमको ये करली ब्रैकेट्स ही यूज़ करने, तभी वो सेट रिप्रेजेंट होता है। अब हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट, हमें क्या करना है? इसके सबसेट्स उठाने हैं। तो इस सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो फाई जो है वो फाई सभी सेट्स का सबसेट होता है,
ठीक है। इन बिल्ड सभी सेट का सबसेट होता है कौन? 5। अच्छा, अकेला यदि मैं 1 लिख दूं, लेकिन देखिए ध्यान रखना यहाँ 1 पर भी हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। क्यों? क्योंकि अकेला 1 भी तो एक सेट है, ठीक है। सबसेट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। सबसेट भी तो एक सेट ही है। तो यहाँ पर मेरा 1 जो है वो अकेला नहीं लिख देना है हमको, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर वो सेट है खुद, तो इसलिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। खुद 2, मेरा सबसेट 2, और सबसेट 1, 2 सेल्फ, ठीक है। तो इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो 5 जो है हमारे सेट ए का सबसेट है, 1 जो है वो भी सेट ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 1 जो यहाँ भी है और 1 इसमें भी है, ठीक है। तो 1 हमारा क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। 2, तो 2 भी हमारा सबसेट है, क्योंकि 2 इसका भी एलिमेंट है और 2 इसका भी एलिमेंट है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर जो छोटा सेट होता है उसी को हम सबसेट कहते हैं, और सबसेट हमेशा उस मेन सेट से छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अब आप यहाँ देख रहे हो कि हमने यहाँ पर ये सेट वैसा का वैसा ही लिख दिया है। जैसा हमको सेट ए दिख रहा है, क्या लिखा है हमने? ए इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। 1, 2 को हमने सेट ए के एलिमेंट्स शो किया है। तो यहीं पर हम सेट ये जो हमने सबसेट लिखा है 1, 2, तो यही 1, 2 ये 1, 2 इसमें अवेलेबल है, सेम है। तो दो इक्वल सेट जो होते हैं वो एक दूसरे के सबसेट भी होते हैं, ठीक है। तो हमें जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट के, यहाँ सेट ए के पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं? 4 सबसेट्स हैं, 1, 2, 3, 4। इन चारों सबसेट्स का हमने क्या लगा? फिर से हमने कर्ली ब्रैकेट, देखिए हमने इन चारों पर फिर से हमने क्या लगा दिया? कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, पी ए। इसको हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए लिखना था मुझे, तो मैंने इस ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे उन सभी को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया। तो ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पर? हमारे सेट ए का पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, क्या हम पहले से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होंगे? यस, हमें क्या करना है? सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर, 2 टू द पावर n। यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 2 ही हैं, देन 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट 5 है, सेकंड एलिमेंट 1 है, थर्ड एलिमेंट 2 है, एंड फोर्थ एलिमेंट जो है हमारा 1, 2 है, ठीक है, एज ए फोर्थ एलिमेंट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होते तो हम 2 की पावर 3 यूज़ करते। 2 स्टिल 2 एज इट इज़ रहेगा, ये 2 की पावर n हमारा फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि a में अगर 3 एलिमेंट्स ले लेते, 1, 2, 3, ये हम अगर यहाँ पर एलिमेंट्स ले लेते तो हमारे इसके सबसेट्स की पॉसिबिलिटी क्या रहती? 2 टू दी पावर 3 यानी 8 सबसेट्स का एक सेट बनता बड़ा सा, जो इसके लिए क्या कहलाता? पावर सेट, ठीक है। तो हम मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम पहले ही पता कर सकते हैं 2 टू दी पावर n फॉर्मूले से, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं वो है डोमेन है, कोडोमेन हो गया और रेंज हो गई। तो इसके बारे में आपने 11th में सुना तो है कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। इनका मतलब है, डोमेन का मतलब होता है प्रांत, कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत, एंड रेंज का मतलब होता है परिसर, ठीक है। प्रांत, सह प्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो इसके बारे में अभी जब मैं रिलेशन और फंक्शन को अभी समझाऊंगा तब साथ साथ में इन्हें भी बताता जाऊंगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम अभी तक तो ये सिर्फ जो बातें थी ये केवल आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए थी, लेकिन अब जो है वो हम मेन चैप्टर पर आते हैं, हमारे संबंध एवं फलन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो हम 1 बाय 1 दोनों को देखने वाले हैं कि हमारा संबंध क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम संबंध कहते किसको हैं, रिलेशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारे आम बोलचाल की भाषा में जैसे रिलेशन रहते हैं उस टाइप का कोई रिलेशन नहीं। यहाँ हम रिलेशंस जो शो करते हैं वो नंबर्स के बीच में शो करते हैं, और वो भी नंबर्स किसके? 2 सेट के, ठीक है ना। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच में डिफाइन होता है? या तो खुद सेट ए टू सेट ए। अच्छा, रिलेशन का एक सिंबल है कैपिटल R। अब ये कैपिटल R जो है हमारा कई बार तो रियल नंबर्स कहलाता है, ठीक है। कैपिटल R को हम वास्तविक संख्या है
तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के लिए भी हम कैपिटल आर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशन वाले चैप्टर में यदि कहीं पर कैपिटल आर यूज़ किया है, इसका मतलब उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग ये है कि वो रिलेशन के लिए किया गया है, ठीक है, वो रिलेशन डिफाइन करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हम रिलेशन डिफाइन करने के लिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि रिलेशन ए टू ए, मतलब हम खुद सेट ए से सेट ए में ही एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, रिलेशन सेट टू सेट होता है, लेकिन रिलेशन होता किन के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में, यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट। अच्छा, ये दो सेट अलग भी हो सकते हैं, खुद भी हो सकता है और दो सेट अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके रिप्रेजेंटेशन का और भी तरीका है, हम इसको ए क्रॉस ए की तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ये है कि ए और दूसरा सेट ए, इन दोनों के बीच में रिलेशंस। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको देखो, एक और सेट कर इसका तरीका है ए आर ए। अब यहाँ पर भी इस आर का मतलब है रिलेशन, कि ए टू ए में क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई सेट ए लेते हैं, उस सेट ए में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि सेट ए में एक रिलेशन, हमने सेट ए में एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब इन 5 एलिमेंट्स के बीच में हमको रिलेशन डिफाइन करना है। और रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, रिलेशन की डेफिनेशन अलग से दी जाती है कि रिलेशन किस तरह से है, ए कोमा बी, स्मॉल ए कोमा बी। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में, तो इन दोनों में आपस में रिलेशन है कि ए बी हमें किस तरह का दिख रहा है, बी हमें दिख रहा है a+1 की तरह, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। और ए और बी कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये जो हमने स्मॉल ए एंड स्मॉल बी लिया, ये क्या है क्या, तो ये एलिमेंट्स हैं हमारे कैपिटल ए जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है सेट, उसके एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो हम यहाँ पर वो भी लिखेंगे कि स्मॉल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो अब हम इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं स्मॉल बी क्या हो जाएगा। अगर स्मॉल बी की जगह मैं कुछ भी रखूँ, स्मॉल ए की जगह 1 रख देते हैं, तो सपोज दैट हमने स्मॉल ए की जगह, अच्छा एक और चीज़ थी कि इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते थे, ठीक है, सेट बिल्डर। तो हमको डेफिनेशन जो है हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में दी हो, और हमको जो है अगर अच्छे से उसको देखना है तो हमें रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि, तो हमको इसको क्या करना है, रोस्टर में कन्वर्ट करना है। देखते हैं इसी रिलेशन को हम रोस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं ए की जगह पर 1 लेता हूँ, अब इस फॉर्मूले को आपको देखना है, मेन चीज़ हमारा फॉर्मूला जो है वो यही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ए की जगह पर अगर हमने 1 पुट कर दिया तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। देन बी की वैल्यू कितनी आई, 2। जब ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू कितनी आ रही, बी ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए की वैल्यू पुट करो 1 + 1 2, ठीक है। तो 2 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, देन कोमा 2। बस इसी तरह से ए बी के सेट बनाते जाने। अब मैं ए जो है वो 2 ले लेने वाला हूँ, तो 2 लिया, तो 2 + 1 करोगे तो बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से ए को 3 ले लोगे तो 3 + 1 बी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन ए अगर अब हमने 4 ले लिया तो 4 + 1 बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैंने यदि ए को 5 ले लिया, अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्या हम ए की वैल्यू 5 रख सकते हैं। तो आप ए की वैल्यू 5 तो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों, देखिए 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। लेकिन क्या ये बी की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, बी की वैल्यू बिलोंग करती है कैपिटल ए में। और आप देखिए क्या कैपिटल ए में 6 लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ तो 5 तक ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कहाँ तक लिखा हुआ है, ओनली 5 तक लिखा हुआ है। तो 5 तक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 के आगे की वैल्यूज़ जो हैं वो वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही केस हो रहा है कि 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा, तो बी की वैल्यू 6 होगी, लेकिन बी की वैल्यू तो 6 नहीं हो सकती है, क्योंकि बी की वैल्यू तो कहाँ अटकी हुई है, 5 तक ही अटकी हुई है, 6 तो हो ही नहीं सकती है। तो 6 नहीं हो सकती है तो बस 6 को लेना ही नहीं। इसका मतलब ये वाला ग्रुप बनेगा ही नहीं। इसका मतलब हमारे रिलेशन में एलिमेंट्स जो हैं वो यहीं तक आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन की क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी,
ठीक है। अब इस रोस्टर फॉर्म में ही आपको देखना है कि हमारे पास क्या प्रांत है, क्या परिसर है, मतलब इसका डोमेन क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा डोमेन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा डोमेन हो जाएगा, सिंपल आप याद रख सकते हो कि आगे जो लिखे हुए हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है। इसको आगे और मैं समझाऊंगा कि डोमेन क्या होता है, किस तरह से इसकी डेफिनेशन है, क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही समझना जरूरी है कि ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें हमने यहाँ जो आगे का भाग लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो हमारे डोमेन के हैं। यानी हमने आगे क्या लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। तो हमारे 1 2 3 4 ये हमारे किसका हिस्सा है, ये है हमारे डोमेन का हिस्सा। अच्छा, कोडोमेन क्या है? कोडोमेन बोल दो। कई बार कोडोमेन जो है, कई बार कोडोमेन ही रेंज कहलाता है। या तो इसको कोडोमेन कह दें या फिर रेंज कह दें। अच्छा, ये दोनों वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो अभी आपको यही ध्यान में रखना है। अभी आगे जब मैं फंक्शन की बात करूँगा तो मैं और भी इन कोडोमेन और रेंज को समझा दूंगा कि ये दोनों किस तरह से अलग हैं, फिर भी ये दोनों सेम हैं। तो देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोडोमेन बोल दो या रेंज कहें तो ये पीछे के जो नंबर्स हैं 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5, तो ये नंबर्स जो हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन या फिर रेंज कहलाएंगे। मतलब डोमेन के जिन एलिमेंट्स का रिलेशन कोडोमेन से एक दूसरे तरफ के एलिमेंट के है उनको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल जो बात थी वो थी सिर्फ रिलेशन की, ठीक है। रिलेशन इस तरह से सिंपली डिफाइन होता है, खुद का खुद में, कि खुद के कोई एलिमेंट का, है ना, सेल्फ उस सेट के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उसी सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होता है। कोई भी, जैसे 1 है, अच्छा 1 4 से किस तरह रिलेटेड है, अगर मैं 1 में 3 ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 से किस तरह से रिलेटेड है, ऐसा रिलेशन का कोई एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो एक ही सेट के अंदर भी रिलेशन डिफाइन हो सकता है और दो अलग अलग सेट्स के अंदर भी रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पर जो स्मॉल ए और स्मॉल बी यूज़ करें वो हमने दोनों ही कहाँ से बिलोंग्स करवाएं, दोनों ही बिलोंग्स टू ए हैं, दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं, दोनों ही ए के अंदर बिलोंग करते हैं। मतलब ए की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा सकती है और बी की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 तक ही जा सकती है। अगर उसके अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो वो रिलेशन में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो डिफाइन कर रखा है उसके लिए वैलिड नहीं है। तो आगे और भी समझ आ जाएगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। फिलहाल ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे रहा हूँ कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। तो ये रिलेशन के बारे में कंप्लीट हुआ। अब हम जानते हैं कि अगला फंक्शन क्या होगा। चलिए अब हम फंक्शन के बारे में जानते हैं, फलन क्या है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर 2 सेट लेंगे। एक हम लेते हैं सेट ए एंड सेकेंड हम लेते हैं सेट बी। ये हमने यहाँ पर 2 सेट लिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसके एलिमेंट्स को शो कर देते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3 एंड स्मॉल a4। यहाँ पर हम एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हैं स्मॉल b1, स्मॉल b2, स्मॉल b3 एंड स्मॉल b4। अब इन दोनों में हम एक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी हम क्या है कि एक रिलेशन ही डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन उसको फंक्शन कब कह रहे हैं वो यहाँ पर एक ध्यान से समझने वाली बात है कि a1 का जो रिलेशन है वो यहाँ के किसी भी एलिमेंट से है तो वो कैसे है, कुछ जोड़ने पर होगा, कुछ घटाने पर होगा, कुछ मल्टीप्लाई करने पर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ जो है वही हमारा क्या कहलाती है, फंक्शन। सेट ए टू सेट बी में एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब उस फंक्शन के डिफाइन करने के देखिए उस तरह से इस फंक्शन के इतने टाइप्स हो जाते हैं। कोई फलन जो है एक की यानी 1 1 हो सकता है, बहु एकी मैनी 1 हो सकता है, आच्छादक यानी ऑन टू हो सकता है, या फिर अंतर्क्षेपी इनटू हो सकता है, ठीक है। तो ये चारों वैसे क्या हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो अब एक की देखो, एक की शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। एक की, एक का संबंध एक से, एक की का मतलब होता है एक का संबंध एक से। यहाँ इसलिए लिखा है देखिए 1 1 1 का रिलेशन 1 से, 1 2 1 1 का 1 से, ठीक है, एक का एक से, एक ही। बहु एकी, बहुतों का एक से, बहु एकी का मतलब क्या है, बहुतों का एक से। मैनी 1, मैनी यानी बहुत सारे और 1 यानी 1, ठीक है। मैनी यानी बहुत सारों का एक से, बहु एकी।
आच्छादक, चलिए इनके मीनिंग हम वहाँ पर जान लेते हैं। तो ये हमारे दो सेट हैं। यहाँ शर्त ये है कि भाई A1 जो है, ये हमारा जो A1 है वो तो रिलेटेड हो सकता है किसी भी एक एलिमेंट से, ठीक है। मतलब A1 हमारा बाउंड हो गया B1 के साथ, ठीक है। हाँ, A2 भी हमारा बाउंड हो गया A1 के साथ, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। A1 का रिलेशन भी किससे है? B1 से। A2 का भी किससे? B1 से। ध्यान रखें, एक का एक से हो सकता है, बहुतों का एक से हो सकता है। देखो बहुतों, मैनी, मतलब यहाँ मैनी हो सकता है लेकिन वहाँ मैनी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा कि देखिए A1 और A2 तो B1 से रिलेटेड है, लेकिन अकेला A1 चाहे तो B1 और B2 या B3 से एक साथ रिलेटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस इधर वाले भाग को हम कहते हैं डोमेन, इसको तो हम कहते हैं डोमेन, ठीक है, प्रांत, और इधर वाले भाग को हम कहते हैं कोडोमेन, जो हो गया सहप्रांत, ठीक है। तो कोई भी फलन परिभाषित होता है तो कहाँ से कहाँ होता है? प्रांत से सहप्रांत में होता है। यहाँ आपका सेट ए क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और यहाँ हमारा सेट बी जो है वो क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, ठीक है। तो अब प्रांत का प्रत्येक अवयव जो है, डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए। डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कोडोमेन का रह जाए चलेगा, लेकिन डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन हमको बता ही देना है, ठीक है। A3 का रिलेशन B2 से बता दिया, A4 का रिलेशन B3 से बता दिया। अब मेन बात क्या है कि अब हम देखते हैं कि इनमें से यहाँ क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इनमें फॉलो हो रहा है, देखो क्या एक ही फॉलो हो रहा है? क्या हमेशा ये बात सही है कि एक का रिलेशन एक से ही है? देखिए A1 का रिलेशन B1 से है, A2 का रिलेशन भी B1 से है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि A1 का रिलेशन A1 से और A2 का रिलेशन B2 से इस तरह का नहीं है। यहाँ A1 और A2 दोनों का रिलेशन किससे है? B1 से। मतलब बहुतों का रिलेशन एक से है। तो यहाँ तो ये वाला केस बन रहा है, सेकेंड वाला। यहाँ कौन सा केस बन रहा है? ये वाला केस बन रहा है, ठीक है, कि बहुतों का रिलेशन, मैनी टू वन, ठीक है, बहुतों का रिलेशन एक से। देन ये इस तरह का फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? मैनी वन कहलाएगा, बहुतों का रिलेशन एक से। A3 का, भले अगली बार में फिर ऐसा हो कि A3 का रिलेशन B2 से, A4 का एक से हो गया, लेकिन एक भी केस अगर हमको ऐसा मिल गया जहाँ दो के लिए केवल एक ही इमेज है, ठीक है, एक ही इमेज है किन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए, देन क्या कहलाएगा वो फंक्शन? बहुएकी, यानी कि मैनी वन कहलाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि सभी एलिमेंट्स ऐसा हो जाए कि यहाँ हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दें कि नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं है, A2 का रिलेशन B2 से, A3 का रिलेशन B3 से और A4 का रिलेशन B4 से। तो अब यहाँ पर अगर सभी ओवरऑल सभी एलिमेंट्स के लिए अगर देखा जाए, बात की जाए, तो A1 का रिलेशन B1 से, A2 का B2 से, तो एक का एक से क्या कोई एक भी केस ऐसा मिल रहा है जहाँ किन्हीं दो की इमेज एक हो? नहीं, यहाँ सबकी इमेज डिस्टिंक्ट है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी इमेज है। यहाँ पर कोई भी एक दूसरे में कॉमन नहीं है। A1 का अपना एक अलग रिलेशन है, A2 का अलग है, A3 का अलग है, A4 का अलग है। तो हर एक एलिमेंट का रिलेशन जब अलग अलग एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से होता है तब हम उसको कहते हैं एक एक ही फलन, ठीक है। अब ये जो फिलहाल एग्जाम्पल है वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? एक एक ही फलन का, 1 1 1 2 1, एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, ठीक है, 1 1 मैनी। अगर मैनी वन होता तो यहाँ अगर जैसा कि अभी पहले वाले केस में बताया कि A1 और A2 दोनों की इमेज किससे बन रही थी? दोनों की इमेज B1 से बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एक एक की और बहुएकी की। अब हमको बात करनी है कि आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन में क्या अंतर है। तो आच्छादक फलन वो होता है ऑन टू, अभी जैसे ये है कि भाई कोडोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। क्या कोडोमेन के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं? तो कोडोमेन के अगर हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होता है तो हम उसको कहते हैं ऑन टू फलन, ठीक है, आच्छादक फलन। तो यहाँ पर इस तरह का केस बन रहा है, तो फिलहाल ये क्या है? ऑन टू है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट, जैसे मैं इसको क्या बना दूँ, A4 का रिलेशन तो मैं B3 से बता दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B4 का कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो अगर कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है
अगर कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जो खाली है, जिसका कोई कनेक्शन डोमेन के साथ नहीं है, देन वो फंक्शन क्या कहलाएगा, अंतक्षेपी इनटू फंक्शन कहलाएगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा मैं कब कब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता है, एक भी खाली रह जाता है, मतलब वो फंक्शन क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है, इसे हम अंतर्क्षेपी फलक कहते हैं। लेकिन अगर सारे ही एलिमेंट कनेक्टेड हैं अगर डोमेन के साथ, तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। ये टर्म्स हम जो है, हम जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूँ कि यहीं आपको इनका मतलब पता चल जाए, ताकि जब क्वेश्चन में आए तब आपके मन में सवाल ना उठे कि क्वेश्चन में ऑन टू लिखा है मतलब क्या है, इनटू लिखा है तो क्या है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से हमारा फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज जो है अपनी ओनली रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, ओनली रिलेशन के ऊपर बेस्ड है हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।